हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आज मध्य प्रदेश का साल 2022-23 का बजट प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया। ये जगदीश देवड़ा का दूसरा बजट था, लेकिन सरकार के लिए इस बेहद चुनौतीपूर्ण वक्त में इस बजट को विकास के साथ आने वाली उम्मीदों के साथ जोड़ा गया है। लेकिन विपक्ष कहता है कि इसमें उन्हें कुछ खास नजर नहीं आता, ये केवल गाल बजाने वाली घोषणा है। हालांकि दोनों तरफ से इन दावों के बीच में इस बजट को समझना और समझाने का प्रक्रिया ये भी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में जोरदार हंगामा आज विपक्ष का देखने को मिला, और वो भी वित्त मंत्री के खड़े होते ही। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज 2022-23 का बजट सदन में कुछ देर पहले पेश कर दिया है। प्रदेश का कुल बजट 2,79,237 करोड़ का है। 55,111 करोड़ का राजकोषीय घाटे वाला बजट है। बजट में सरकारी कर्मचारियों को ऐलान और राहत मिली है। सरकार ने महंगाई भत्ता 11% से बढ़ाकर 31% कर दिया है। प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने वाला है। शिक्षा के ऊपर अगर हम देखें तो 13,000 नए शिक्षकों की भर्ती इसकी घोषणा हुई है। MBBS की सीटें 2035 से बढ़ाकर 3,250 हो जाएंगी, यानी टोटल 1,215 सीटें बढ़ेंगी, जो इस वक्त एक बड़ी मांग है। नर्सिंग की 50 सीटें बढ़ाकर 320 की जाएंगी। बजट की खास बात ये रही कि अब की बार कोई नया टैक्स आम लोगों पर नहीं लगा है। प्रदेश में ये लोगों को राहत दी। प्रदेश में पहली बार बजट पेश जिस तरीके का किया गया है उसे बाल बजट के तौर पर भी और बाल बजट के प्रावधानों के तौर पर भी देखा जाएगा, याद किया जाएगा। जो चाइल्ड बजट है ये 27,792 करोड़ का है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इसका जिक्र करते हुए कहा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इसके तहत सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य है। यानी ये जो बार बार सवाल था कि ये जो चाइल्ड बजट है इसके अंतर्गत क्या होगा, तो 12 वर्ष से छोटे जो बच्चे हैं, जन्म से लेकर 12 वर्ष तक, उनके लिए इसमें प्रावधान होंगे। हालांकि शोर शराबा और भाषण के दौरान हंगामा, असंदी के निकट जाकर नारेबाजी, ये सब कुछ हमें शुरुआती दौर से देखने को मिला जैसे ही बजट भाषण की शुरुआत हुई। लेकिन सबके बीच में वित्त मंत्री अपना भाषण पढ़ते रहे, आगे बढ़ाते रहे। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बजट भाषण को हो जाने देने की अपील सबसे पहले की थी जैसे हंगामा शुरू हुआ, लेकिन हंगामा भी नहीं रुका और बाद में बजट भाषण भी नहीं रुका। पूरा इसी हंगामे और शोर शराबे के बीच हुआ है। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार इस बार प्रत्यक्ष से चाइल्ड बजट प्रस्तुत कर रही है, जिससे 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं के लिए योजनाएं एवं प्रावधान एक दृष्टि में ज्ञात हो सकेंगे। साथ ही बालक बालिकाओं पर केंद्रित योजनाओं को और अधिक सार्थक तथा कारगर बनाए जाने में सरकार को सुविधा होगी। तो मध्य प्रदेश में बजट आ चुका और इसके बाद प्रदेश के वित्त मंत्री से IBS24 ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि पेंशनर और कर्मचारियों का DA बढ़ चुका है। साथ ही चाइल्ड बजट अलग से लाया गया है। 17 विभागों में 57,000 करोड़ से ऊपर का बजट है। 220 योजनाएं इसके अंतर्गत संचालित हैं। क्या खास बातें वे खुद महसूस करते हैं इस बजट में, हमारे सहयोगी विवेक से उन्होंने शेयर की। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मेरे साथ है। सर, बड़ी उम्मीदें थी जनता को और आपने उस उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश भी की। क्या बड़ी चीजें हैं इस बजट को लेके? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना पर यह बजट आधारित है। प्रत्येक नागरिक के मन की बात इसमें है, जो चाहता है आम नागरिक, वो बातें इस मध्य प्रदेश की इस आज बजट में आई है। आप ले लें पूंजीगत व्यय, अब विकास के काम होंगे, उसके लिए सबसे ज्यादा बजट रखा है। पहले भी रखा था और अभी भी रखा है। और जल जीवन मिशन, बड़ा काम, बहुत बड़ा बजट भी रखा है। हर घर नल पहुंचने का काम होगा। हमारी माता बहनों को बहुत बड़ी राहत होगी इससे। और अनेक ऐसे काम शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे जल जीवन मिशन का हो, फिर चाहे जन कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, सब में प्रावधान पर्याप्त किया है और चाइल्ड बजट के रूप में भी इसको लाए हैं हम। सर, आपका बजट भाषण चल रहा था जब विपक्ष हंगामा कर रहा था, जनता सुनना चाहती थी कि वित्त मंत्री जी हमें क्या बता रहे हैं, हमारे लिए क्या लेके आए, लेकिन व्यवधान काफी हुआ।
तो जनता उनसे सवाल पूछेगी कि बजट सुनने क्यों नहीं दिया भाई। जब इतना अच्छा बजट आ रहा है तो बजट सुनते। ये प्रेस यहाँ पर सब, आप प्रेस के बंधु, आप आपसे आकर के बात करते बजट सुनने के बाद, क्या कमी थी तो बताते, लेकिन सुनना ही नहीं। ये कौन सी मानसिकता बताओ। और क्या उनको नहीं पता है कि विधानसभा की जो नियम प्रक्रिया है या आगे क्या प्रावधान, आगे क्या काम चलने वाले हैं, बजट पर चर्चा होगी, सभी विभागों की चर्चा होगी, मांगों पर चर्चा होगी। आप अपना विषय रखते हैं ना वहां पर। एक तरफ तो आप कहते हैं कि विधानसभा पूरे टाइम चलना चाहिए और एक तरफ आप बजट भाषण ही नहीं सुन रहे हो, तो ये तो अन्याय किया ना। ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई कर्मचारियों को काफी उम्मीदें हैं बजट से। दे दिया 31% डीए उनको दे दिया है। अब मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कोई सरकार ने कमी रखी। पुरानी पेंशन पर अभी कोई विचार नहीं हुआ। तो पुरानी पेंशन पर कोई विचार नहीं और आत्मनिर्भर बजट है। वहीं विपक्ष के हंगामे पर भी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने निशाना साधा है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। तो मध्य प्रदेश का बजट आ चुका है और वित्त मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कर्मचारियों के लिए उन्होंने प्रावधान किया, कोई नया कर नहीं लगाया है और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ जो सरकार का संकल्प था उसका पूर्ति करने वाला है बजट है। और इस बजट में जो प्रमुख बिंदु हैं उस पर क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष सोचता है, अब इसको जानने की बारी है। हमारे साथ में दो बहुत खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हमारे साथ अवनीश बुंदेला साहब हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और पंकज चतुर्वेदी जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हालांकि आज जिस तरह हंगामे, शोर शराबे और बेहद रोक टोक भरे माहौल में बजट पेश किया गया था, उसको पढ़ना, समझना, देखना वाकई में शायद सबके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। पंकज जी, इस बजट के सबसे बड़े हाईलाइट पॉइंट्स क्या रहे हैं? और चाइल्ड बजट की बात थी तो ये क्लियर हो गया कि अब 0 से यानी जन्म से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए पुनीत जी, इस बजट की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिदृश्य में ये बजट प्रस्तुत हुआ है। और जिस प्रकार हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो वैसे ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का ये बजट है। और दो बड़ी उपलब्धियां मध्य प्रदेश के खाते में इस बजट के साथ साथ हैं, जो कल आर्थिक सर्वेक्षण ने भी स्थापित करी कि मध्य प्रदेश में जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिसको हम GDP आमतौर की भाषा में कहते हैं, तो 19.74% की GDP है मध्य प्रदेश की। 19.74%, लगभग 20% के आसपास, जो कोरोना काल के बाद देश के किसी भी राज्य की सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली GDP, देश के सारे राज्यों की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें दक्षिण के राज्य, पूर्व पश्चिम सारे राज्यों में। दूसरा, मध्य प्रदेश में पर कैपिटा इनकम जो पहले 1,04,000 रुपये थी, बढ़कर अब 1,24,000 रुपये यानी 1.25 लाख रुपए के आसपास हो गई। तीसरा, मध्य प्रदेश में 53,000 करोड़ से अधिक का निवेश, निजी निवेश आया है। और मध्य प्रदेश की सरकार रोजगार को लेकर बहुत सजग है, तो रोजगार मेलों का आयोजन प्रति माह इस मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया है। और रोजगार से आशय स्वरोजगार से है, क्योंकि अब सरकार के पास वो स्थितियां, किसी भी दल की सरकार हो, किसी भी राज्य में हो, पूरी चीज संभव नहीं कि सरकारी नौकरियां दी जा सकें। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा, आपने चाइल्ड बजट की बात करी, तो चाइल्ड बजट के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को उससे नोडल एजेंसी समझ सकते हैं, वो विभाग की लगभग 18-19 विभाग उससे अटैच रहेंगे। और 27,000 करोड़ से अधिक के बजट का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य के लिए 13,000 करोड़ से अधिक के बजट का प्रावधान किया गया है। सिंचित क्षेत्र जो 2003 में लगभग 7 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, वो अब बढ़कर 43,000 हेक्टेयर है और 2025 में इसको 63,000 हेक्टेयर लेकर जाने की योजना है। पिछले साल में, एक साल में मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश का राज्य ऐसा राज्य है जहां किसानों के खाते में 1,72,884 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें किसानों को जो फसल उपार्जन का पैसा, फसल खरीद का पैसा, मुआवजे का पैसा, ओला पाले का पैसा, बीमा का पैसा, सारे यदि भुगतान यदि मिला लें, जो कृषक की किसान सम्मान निधि जो 6,000 केंद्र की सरकार देती है, 4,000 राज्य की, तो केंद्र और राज्य दोनों के खाते को यदि मिला लें तो मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उनके खाते में 1,72,484 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। और जिस प्रकार के, यदि हम कुछ और प्रावधानों का जिक्र करूं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि बड़ा बजट था, तो कुछ प्रावधान कर देता हूं कि माध्यमिक शालाओं के लिए 6,212 करोड़ का प्रावधान, मैं एक एक करके अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 4,500 एक बिंदु के ऊपर जिनके बारे में आप जिक्र करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल आज जो चीज
पहले भी होती थी लेकिन आज सर्वाधिक दिखाई पड़ी, वो ये था, आप हर एक चैनल को देखें वो यही बात, या हर एक माध्यम को देखें वो यही बात कह रहा है कि इतना हंगामा, इतना शोर शराबा और इस तरह का विरोध। जिस पर सवाल भी पूछा वित्त मंत्री से, उन्होंने कहा कि सुनना ही नहीं था, जैसे संकल्प लेकर विपक्ष आया था। अवनीश जी से मैं चाहूँगा इसी से अपनी बात की शुरुआत करें। क्या पहले से तय था कि आपको बजट भाषण सुनने नहीं देना है या सुनना ही नहीं है, विरोध उसका पहले शुरू कर देना है? देखिए पुनीत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बजट जो आता है, अगर आप आज का बजट पेश कर रहे हैं तो पिछले साल का बजट भी आपने पेश किया था, उसमें आपने क्या डिलीवर किया, क्या नहीं किया, क्या चीज़ें रह गई, उसके संबंध में भी बात करना या उसका इसका ब्यौरा देना भी ये आपका फ़र्ज़ है। किसका फ़र्ज़ है? सत्ताधारी पार्टी का। क्योंकि पिछले बार भी जो बजट पेश किया था इन्हीं वित्त मंत्री ने किया था, यही मुख्यमंत्री थे शिवराज जी। अगर मैं पिछले बजट की कुछ आपको अंश याद दिला दूँ, उसके कुछ छोटी चीज़ें, जैसे एक सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा था कि हम 24,200 नए शिक्षकों की भर्ती करेंगे। हुई क्या? नहीं हुई। इन्होंने कहा था लगभग 5,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती करेंगे। हुई क्या? नहीं हुई। इन्होंने कहा था कि हम आगर, शाजापुर, सुजालपुर में 2400 मेगावाट के नए सोलर ऊर्जा प्लांट स्थापित करेंगे। हुए क्या? नहीं हुए। इन्होंने कहा था कि हम एक तीसरा कैंसर अस्पताल भी स्थापित करेंगे मध्य प्रदेश में। नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि हम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ओंकारेश्वर में लगाएंगे। हुआ क्या? नहीं हुआ। इन्होंने कहा था 1000 ग्रामों में हम नई 1000 गौशालाओं का निर्माण करेंगे। हुआ क्या? नहीं हुआ। बल्कि उसके एवज में हमने देखा किस तरह से निरंतर एक साल में गौशालाओं की मतलब गौ माताओं की मौतें होती रही, उनकी दुर्गति होती रही। इसके अलावा जो आज ये जो बार बार कह रहे हैं कि हम ये इसमें चाइल्ड बजट लेके आए, देखिए हर बार ये कितना हेडलाइन बनाने वाली खबरें लेकर आते हैं। अगर आपको याद होगा पुनीत जी, पिछली बार कहा था इतिहास का पहला ई बजट है। अच्छी बात है साहब, लेकिन ई बजट पे आपने डिलीवर क्या किया? इस बार भी चाइल्ड बजट की बात करें पुनीत जी, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये शिवराज सरकार का प्रायश्चित है? क्योंकि अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े देखें, जो क्राइम रेट देखें, खासकर जो बच्चों पर क्राइम के मामले में मध्य प्रदेश पूरे भारत में शीर्ष पर है। 17,008 केस वर्तमान में पेंडिंग है। लगभग 800 केस पॉस्को एक्ट के पेंडिंग हैं इसी मध्य प्रदेश में। तो आप चाइल्ड बजट ला रहे हैं। देखिए मैं स्वागत करता हूं कि आप चाइल्ड बजट ला रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का भी आप जवाब दें, आपकी बात में कहीं भी कोई गंभीरता से विपक्ष ले तो ले कैसे? क्योंकि आपने पिछली बार प्रावधान किया था कि हम 1000 नए भवनों का निर्माण करेंगे आदिवासी कन्याओं की शिक्षा के लिए। आपने वो तो निर्मित की नहीं, उल्टा उस बजट को उठा के आपने एक नया आदिवासी जो सम्मेलन करवाया जिसमें मोदी जी आए, आपने वहां खर्च कर दिया। मतलब ये बड़ी अजीब बात है, किसी मद का पैसा आप किसी मद में खर्च कर देते हैं। और दूसरी बात, मेरा सवाल है कि 2,34,000 करोड़ का आपका बजट था, जिसमें 2,41,000 करोड़ का आपका खर्चा हुआ, ठीक है, पिछले साल में। और आपने फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटे की बात कही थी कि 50,357 करोड़ का लगभग हमारा राजकोषीय घाटा होगा। भैया राजकोषीय घाटा भी आपका बढ़ गया, 55,000 करोड़ के ऊपर निकल गया। ये कैसा आप बजट बनाते हैं? इतनी अपरिपक्वता कैसे, जब शिवराज जी अपने जीवन का ऐसे मुख्यमंत्री 16वां बजट पेश कर रहे हैं, उसकी इतनी अपरिपक्वता कि आप देखें कि मतलब जो आप घाटे की बात करें उससे भी ऊपर निकल जाते हो। प्लस प्रदेश आपको मालूम है 2,65,000 करोड़ के कर्जे में है। मतलब निरंतर आपका कर्जा बढ़ता क्यों जा रहा है? देखिए आप अगर बात करें पर कैपिटा इनकम की, मैं तो तब मानूंगा आप रोजगार उत्सर्जन की बात कर दें। आज ही का आर्थिक सर्वेक्षण है, मैं नहीं कह रहा हूं, खुद इसी प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण है, उसके अनुसार आपके यहाँ 30 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। एक साल में 5 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। आपके सारे सवाल अपनी जगह ठीक हैं, आपके सारे प्रश्न अपनी जगह उचित हो सकते हैं, विपक्ष की आपत्ति, विपक्ष का विरोध करना अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन मेरे मूल प्रश्न का या पूरे प्रदेश के मूल प्रश्न का उत्तर भी नहीं मिल पाया। क्या ठान के बैठे थे कि इसीलिए हमको सुनने ही नहीं देना है? क्योंकि जिस अंदाज में आज पेश किया गया, वाकई वहाँ लोगों ने हेडफोन्स उतारे होंगे, यहाँ भी उसको सुनना समझना बड़ा दुष्कर हो गया था। ठीक है, मैं पुनः आपसे पूछूंगा, 2 दिन पहले जबकि सदन में विपक्ष के नेता कहते हैं सदन कोई भी हो उसकी गरिमा का ख्याल सबको रखना पड़ेगा, आप एक पक्ष हैं, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की बात को अगर सुनने नहीं दिया तो क्या ऐसे हम ठान कर बैठे थे? अधूरी बातें थी, प्रश्न जरूर होते और होना भी चाहिए और उनके उत्तर भी आने चाहिए। मध्य प्रदेश के बजट पर बात करें, पंकज चतुर्वेदी जी और अवनीश बुंदेला साहब हमारे साथ में। पंकज जी, आपने सुना अवनीश जी ने जो कहा वही हम सदन में भी सुन पाए थे कि पिछले बजट का क्या हुआ, उनकी घोषणाओं का क्या हुआ, और पिछली बार जो घोषणाएं थी वो अधूरी रह गई। और इन सब के बीच में विपक्ष ने प्रश्न उठाए हैं कि ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं, वो कहाँ जमीन पर है।
देखिए, मैंने आपको दो बिंदु पुनी जी अपनी चर्चा की प्रारंभ में गिनाए। पहला बिंदु ये कि मध्य प्रदेश की जीडीपी 19.74% देश में सर्वाधिक, और ये विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण का आंकड़ा है। मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 1,04,000 से बढ़कर 1,24,000 कुछ रुपए, यानी 1.25 लाख रुपए के आसपास। और ये दोनों पैमाने प्राप्त करना पुनीत जी तभी संभव है जब आपने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विकास की योजनाओं पर काम किया हो, मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से सबलता और सक्षमता रही हो। और इसीलिए कांग्रेस के जो आरोप हैं वो थोथे, झूठे और असत्य आरोप हैं। और जो तकलीफ है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तकलीफ यह है कि बजट के पहले ही आपको बजट सुनना था। बजट की जब जिस पे चर्चा भी अभी होगी, सदन चलना है 23 मार्च तक, तो बजट पर जब चर्चा होती तब पुनीत जी सारे सवाल किए जा सकते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही आग्रह किया कि इस बजट पर चर्चा हो जान दीजिए, बजट प्रस्तावों को ध्यान से सुन लीजिए, मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए हम जो योजना बना रहे हैं उसकी बात कर लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना की हम बात कर रहे थे कि 23 लाख से अधिक आवास इस मध्य प्रदेश में बने और 31 लाख नए लोगों को पात्रता दी गई। और इस वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि 10 लाख नए आवास लोगों को दिए जा सके। ये क्या जनता से जुड़े विषय नहीं है? हम ये भी स्मरण दिलाना चाहते हैं, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के 2.5 लाख आवास इसलिए वापस गए थे कि जो राज्य की मैचिंग ग्रांट, यानी जो राज्य का हिस्सा था वो नहीं दे पाए। यदि मध्य प्रदेश में नया चाइल्ड बजट आ रहा है, लाडली लक्ष्मी 2.0 आ रही है, सेकंड फेज आ रहा है, जहां हम उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, यदि मध्य प्रदेश में 4,000 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण की बात की जाए जिसके लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है, स्वास्थ्य का बजट जाकर 13,000 करोड़ से अधिक का बजट किया जा रहा है, तो क्या इन बिंदुओं पर आपको चर्चा नहीं करना चाहिए? जिस प्रकार की बात की जा रही सहकारी समितियों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की अंश पूंजी उनके लिए बढ़ाई जा रही है, खेती किसानी का मैंने आपसे उल्लेख किया, सिंचित क्षेत्र का जिक्र किया, तो इन तमाम सारे बिंदुओं पर जो मैं ऐसा मानता हूं यद्यपि निर्णय कांग्रेस का है, और जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा कि जनता जनार्दन कांग्रेस से जरूर प्रश्न करेगी कि जब मध्य प्रदेश के 1 वर्ष के वित्त को लेकर सदन में प्रस्ताव की बातचीत आ रही थी तो कांग्रेस को इस प्रकार से व्यवधान उत्पन्न कर, जैसा आपने कहा, उत्तर में लेता हूं एक बार फिर प्रयास करता हूं। हम लोग को विधानसभा में जाने की जी बहुत ही लॉजिकली आप बात करते हैं। क्या लॉजिकली आपको ठीक लगा कि आप सुनने ही ना दें? जब पिछला पूरा नहीं हुआ तो उस पर सवाल का हर एक जगह मंच और वक्त और परंपराओं से आप भी अनभिज्ञ नहीं है? देखिए पुरी जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि सदन की कार्रवाई के दौरान ये पहली बार नहीं देश में कि हंगामा हुआ है, और ये पहली बार नहीं इतिहास में कि विपक्ष ने हंगामा मचाया। मैं तो अभी ऑन रिकॉर्ड है कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 38 दिन लोकसभा किसने नहीं चलने दी थी, मुझे इस बात का जवाब दें। देखिए, ये पक्ष विपक्ष में होता है, सदन की कार्रवाई के दौरान होता है, और जब बजट पेश करने के दौरान ये पहली बार नहीं है। जब पी चिदम्बरम साहब भी बजट पेश कर रहे थे तो उस समय लोकसभा में भाजपा के लोगों ने तख्तियां और काली पट्टियां तक दिखाई थी, याद करिए। तो ये सब देखिए सदन में होता है। अगर आपकी बात में, अगर आपके बजट में शक्ति है, तर्क है, अगर ताकत है तो आप उसको पेश करिए। मैं तो कहता हूं आपके बजट में है क्या? खोखला बजट है। जो मनरेगा में हमने 100 दिन के रोजगार की बात की थी, आपने सिर्फ उसको घटाकर 50 दिन कर दिया। अरे आप महंगाई से जनता को कहां राहत दे पाए? वर्तमान में जनता यही सोच रही है किसी तरह एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता हो जाए, पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत मिल जाए, उसमें भी आपने कहीं घोषणा नहीं की। पुनीत जी, आपका मालूम आपको आज का स्टील का रेट क्या है, लोहे का रेट क्या है? जो आप बात आपने उसमें भी 1 लाख कम कर दिया, 1 लाख कर दिया है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 की जगह 1 कर दिया आपने। आप याद करें 83 रुपए केजी, मतलब आप समझें 83,000 रुपए टन हो चुका है लोहा। मतलब कोई व्यक्ति अगर कोई मकान बनाएगा तो कैसे बनाएगा? या 3 महीने पहले इसी की कीमत 40,000 रुपए इसका उत्तर दे दें, वक्त सीमित है। मतलब इतना ज्यादा, इतनी कीमतों में बढ़ोतरी। मैं 2 बिंदु जोड़ना चाह रहा हूं कि आज भी मनरेगा में भारत सरकार की योजना और 100 दिन के रोजगार की, न्यूनतम 100 दिन के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित, तो आज भी 100 दिन है। मध्य प्रदेश के बजट में मनरेगा के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मध्य प्रदेश में 22 नए मेडिकल कॉलेज पुनीत जी प्रारंभ किए जा रहे हैं। ठीक है। कांग्रेस की सरकारों के समय मध्य प्रदेश में कुल जमा 1 दर्जन कॉलेज हुआ करते थे प्रदेश भर में, और आज 24 और 11 कुल जो 35 मेडिकल कॉलेज और 22 नए मेडिकल कॉलेज। जी जी जी। मेडिकल कॉलेज जो है
सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं खुल रहे हैं, जो निजी मेडिकल कॉलेज जो नए मेडिकल कॉलेज, देखिए पहले देखिए पहले आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अब आप देखें मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह खोले जा रहे हैं, क्योंकि आज जो कोरोना जैसी भयावह बीमारी को देखते हुए हर जगह खोले जा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं, आपने कैंसर हॉस्पिटल की घोषणा की थी, अतिरिक्त ठीक है अवनीश जी, एक बात बिल्कुल सत्य है कि विरोध पहले भी होता रहा, जैसा आपने कहा, पहले भी टोका टाकी होती रही, पहले भी हंगामे देखें, बहुत लंबा ना सही लेकिन जितना भी तजुर्बा है उसमें आज के बारे में ये सवाल क्यों बार बार उठ रहा है, ये आप भी अंतरात्मा से समझते हैं कि क्यों आज ये सवाल उठा। और दिन भर अभी विश्लेषण के लिए प्राइम टाइम में भी हम विश्लेषण जब करेंगे तब दोनों पक्षों को बिठा के जरूर पूछते हैं कि आपके मुताबिक ये बजट कैसा रहा, लेकिन जिस तरह का बर्ताव और जिस गरिमा की बात थी, क्या वो तोड़ी गई या रखी गई, ये जरूर तय करना है दोनों पक्षों को। फिलहाल बजट सामने है, जनता अपने पैमाने पर इसे कसेगी, विपक्ष अपने पैमाने पर इसे कसता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अपनी बात रखें, नमस्कार।